दोस्तों हेलो सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 न्यूज लेकर आया हूँ। इंडिया म्यांमार के रेबल्स ग्रुप KIA ग्रुप से रेयर अर्थ मिनरल्स लेगा, क्योंकि चाइना इंडिया को ये मिनरल्स नहीं देता है। पीएम मोदी की इटली की पीएम मेलोनी से क्या बात हुई है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो गए, लोग अगले पीएम के लिए क्या बोल रहे हैं, मैक्रोन ने क्या बोला है। इसराइल ने कतर की कैपिटल दोहा में हमास लीडर्स पे हुए अटैक पर इसराइल का साथ क्यों नहीं दिया है। इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर पीटो नवारो ने क्या नया बयान फिर से दे दिया है। नेपाल में प्रोटेस्ट के बाद अब आगे क्या होगा और कौन बनेगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ये सब फैसला आ चुका है। तो आगे मैं आपको न्यूज में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। तो एक बड़ी खबर आई है जो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है। इंडिया म्यांमार के रेबल्स के साथ ट्रेड करेगा। जी हाँ, वो उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स ले रहा है ताकि चाइना की मोनोपोली टूट जाए। पहले 10 सेकंड में थोड़ा समझाता हूँ। चाइना 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है, लेकिन अब कर्ब्स लगा दिए हैं। तो इंडिया कचीन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA के साथ डील कर रहा है। ये ट्रेंडिंग है लेकिन एवरग्रीन भी है। रेयर अर्थ क्या है भाई, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। ये स्पेशल मिनरल्स है जो EV बैटरीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स और फोन्स में मैग्नेट्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे डायस्पोरेस एंड टर्बियम्स। डिटेल में थोड़ा बताऊं आपको चल क्या रहा है। देखिए, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जुलाई में ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसमें स्टेट ओन्ड IREL और प्राइवेट फर्म मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स को बोला गया कि म्यांमार के नॉर्थ ईस्ट मिनरल से सैंपल्स कलेक्ट करो। ये माइंस KIA रेबल्स के कंट्रोल में है जो म्यांमार जनता से लड़ रही है। KIA 1961 से एक्टिव है और चिप्पे पंगवा बेल्ट कंट्रोल करती है, जहां दुनिया का सबसे हैवी रेयर अर्थ निकलते हैं। दिसंबर 2024 में इंडिया ने टीम भेजी थी स्टडी के लिए और अब KIA सैंपल्स गैदर कर रही है इंडिया के लैब्स में टेस्ट करने के लिए। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम चाइना पे डिपेंड है जो अब एक्सपोर्ट्स रोक रहा है, मतलब रोक ही दिया है। ये डील सक्सेसफुल हुई तो EV इंडस्ट्री बूम करेगी, डिफेंस स्ट्रांग होगा और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को रेबल्स से डील करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इससे म्यांमार की जनता इंडिया से गुस्सा भी हो सकती है। चैलेंजेस क्या है, माउंटेन्स पे रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल है, इंडिया के पास प्रोसेसिंग टेक भी नहीं है, चाइनीज हेल्प के बिना स्केल अप टाइम लगेगा, जियोपॉलिटिकली चाइना KI से भी डील करता है तो टेंशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। और जैसे मैंने पहले बताया, म्यांमार जनता से रिलेशन इंडिया के खराब हो सकते हैं। तो आगे क्या हो सकता है, अगर सैंपल अच्छे हुए तो बल्क में इंपोर्ट शुरू हो सकता है। जापान कोरिया के साथ पार्टनरशिप करके प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया रेयर अर्थ एक्सपोर्टर्स बन सकता है। अब बात करेंगे सेकंड न्यूज की। तो मोदी ने इटालियन PM जियोर्जिया मेलोनी से फोन पे बात की है। पहला पॉइंट, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करने के तरीके डिस्कस हुए हैं। मोदी ने इंडिया का फुल सपोर्ट दिया है पीस रिजोल्यूशन के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का क्या रोल हो सकता है? दोस्तों, दूसरी, इंडिया यूरोपियन FTA पे बड़ी अपडेट आई है। इटली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है म्यूचुअल बेनिफिशियल डील के लिए, जो इस साल एंड तक फाइनलाइज हो सकती है। 13th राउंड नेगोशिएशंस चल रहे हैं दिल्ली में। ये ट्रेड बूस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस, स्पेस, एजुकेशन में। तीसरा, IMEEC कॉरिडोर्स का इम्प्लीमेंटेशन, ये G20 में लॉन्च हुआ था। सऊदी अरब, इंडिया, US, यूरोप का रोड, रेल, शिपिंग से कनेक्शन भी बढ़ेगा। एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्ट इंटीग्रेशन के लिए पाथ ब्रेकिंग है। फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी बूम करेगी। इन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी चैलेंज कर रहा है इंडिया। IMEEC क्या है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कनेक्टिविटी बढ़ाता है, टेररिज्म काउंटर करता है और स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एक ऐसा ही कॉरिडोर है जो चाइना से लेके यूरोप तक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये IMEEC? क्या इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या इंडिया को प्रॉफिट मिलेगा? थर्ड न्यूज की बात करूं, PM बेरो का सरकार गिर गई है, मतलब 364 वोट्स अगेंस्ट सिर्फ 194 सपोर्ट में वोट आए थे। ये थर्ड टाइम है 14th मंथ में। इंडिया के लिए गेम चेंजर है। मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, कल का वीडियो अगर देखा होगा आपने तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। तो इंडिया के लिए क्या गेम चेंजर हो सकता है? हमारे राफेल जेट्स, डिफेंस डील्स पे असर पड़ सकती है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को भर भर के शेयर करें। तो दोस्तों, फ्रांस में क्राइसिस जून 2024 स्नैप इलेक्शन से शुरू हुए थे, जिसमें हंग पार्लियामेंट बना था। बायरो को 44 बिलियन यूरो बजट कट अनपॉपुलर था। वेलफेयर को फ्रीज कर दिया गया था, हॉलीडेज को खत्म कर दिया गया था। फार लेफ्ट एंड फार राइट दोनों ने मिलकर वोट किए तो भी मेजॉरिटी नहीं मिली। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने 9 सितंबर को डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लीकोरोव को नया PM बनाया है। उनका डिसीजन है ये। नो न्यू इलेक्शन होगा,
प्रोटेस्ट कोलिशंस बनेंगे। पब्लिक डेप्ट 114 जीडीपी का जो उन्होंने अनाउंस किया था उससे मार्केट टेंस हो सकता है और बोरिंग कॉस्ट थोड़ी सी अप हो सकती है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फ्रांस हमारा टॉप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, राफेल फाइटर्स, स्कॉर्पियन सबमरीन, इन सब के लिए। इंडो पैसिफिक में भी चाइना के अगेंस्ट साथ देता है। साउथ चाइना सी पे भी सपोर्ट करता है। क्राइसिस से फ्रांस इनवर्ड फोकस करेगा। डील्स डिले हो सकती है जिसपे मोर जेट से टैक्स ट्रांसफर में देरी हो सकती है। इंडिया फ्रांस की दोस्ती 1998 से स्ट्रेटेजिक है। ब्रिक्स में इंडिया है और नाटो में फ्रांस है। दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल पीस भी दिखाई देती है दोनों देशों में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये क्राइसिस इंडिया को फायदा देगा या नुकसान? कमेंट में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। आगे क्या हो सकता है? अगर लिकॉर्नू बजट पास ना कर पाए तो मैक्रोन को रिजाइन करना पड़ेगा। इंडिया के लिए स्ट्रॉन्गर टाइज बनाना ही बहुत अच्छा चांस है, लेकिन इन स्टेबिलिटी से यूरोप थोड़ा सा वीक होगा और चाइना जैसे देश को प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। अभी 10 सितंबर को जो स्ट्राइक हुई वो 18 सितंबर को फिर से एक स्ट्राइक लोग करने वाले हैं। फोर्थ न्यूज की बात करूं, इजराइल ने कतर की कैपिटल दोहा में हमास लीडर पे अटैक लॉन्च किया था जो कतर की सोवर्जिनिटी का वायलेशन और पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत कतर के एमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की। मोदी जी ने एक्स पे पोस्ट भी किया। दोहा अटैक्स पे डीप कंसर्न, इंडिया कंडेम्स कतर की सोवर्जिनिटी वायलेंस। हम ब्रदरली स्टेट कतर के साथ है। डायलॉग से इशू सॉल्व करेंगे, एस्केलेशन को अवॉइड करेंगे। इंडिया पीस, स्टेबिलिटी और टेररिज्म के अगेंस्ट फर्मली खड़ा हुआ है। ये न्यूज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कतर हमारा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। 2024 में हमने 8.5 मिलियन टन्स इंपोर्ट की थी एलएनजी। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगी तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। प्लस इंडिया इजराइल का क्लोज अलाय है, लेकिन अब ये कंडेमनेशन से रिलेशंस में क्रैक आ सकते हैं। हमास के अगेंस्ट एक्शन तो ठीक, लेकिन कतर जैसे न्यूट्रल कंट्री में अटैक से इंटरनेशनल लॉ वायलेट तो हुए ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को इजराइल के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था या फिर इजराइल से पहले बात होके ये कंडेम किया गया है? आपकी जो राय हो कमेंट में जरूर बताइए। कतर और इंडिया के रिलेशन में ब्रिक्स का बड़ा रोल है। कतर ब्रिक्स को ज्वाइन करने की तैयारी में है जो रशिया चाइना के साथ इंडिया की पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। साउथ चाइना सी टेंशन में भी ये हेल्प कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर एक्सीलेशन हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, इंडिया को इन्फ्लेशन हिट कर जाएगा या फिर डायलॉग से भी बात बन जाएगी। हो सकता है इंडिया मीडिएटर बनके ग्लोबल लीडर भी बन जाए। तो दोस्तों फिफ्थ न्यूज की बात, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो जो सबसे बूढ़े आदमी अमेरिका के ने इंडिया पे फिर से सीधा सीधा अटैक किया है। कहते हैं यूएस को इंडिया के साथ अनफेयर ट्रेड की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया डेस्परेटली यूएस मार्केट और स्कूल्स चाहता है और हमारे जॉब्स खा रहा है। ये सब उस दिन हुआ जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि मोदी जी से टॉक्स कंटिन्यू है ट्रेड बैरियर्स सॉल्व करने के लिए। ट्रंप्स का एक्स पोस्ट भी अभी अभी आया है। आई फील सर्टेनली नो डिफिकल्टी इन सक्सेसफुल कंक्लूजन। नवारो का मेन अटैक क्या था? इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है जो पुतिन की वॉर मशीन को फ्यूल देता है। इंडिया प्रोटेक्टिव में है, हाई स्काई टैरिफ्स लगाता है जिससे यूएस का मैसिव ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है और इंडिया के हाई टैरिफ से यूएस जॉब्स जा रहे हैं। ट्रंप ने तो इंडिया के गुड्स पे टैरिफ डबल कर दिए हैं 50%, इंक्लूडिंग 50% एक्स्ट्रा रशियन ऑयल के लिए है। इंडिया ने इसे अनफेयर और अनजस्टिस बोला है। दोस्तों पीटर नवारो ने तो यहाँ तक बोला कि इंडिया के ब्राह्मण्स जो हैं वो ऑयल से प्रॉफिट ले रहे हैं, जो सरासर झूठी बात थी। तो ये रिलेशंस में मेजर डाउनटर्न देखा जा रहा है। पहले से नवारो इंडिया पे क्रिटिकल्स था रशियन ऑयल के लिए, अब नेगोशिएशन चल रही है उसमें भी ये अपनी टांग अड़ा रहा है। तो ट्रंप मोदी से बात करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? आपको क्या लगता है, इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर अमेरिका की इस झंझट में आगे 2026 से जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक फंसे रहना चाहिए, या फिर नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करके ट्रेड को आसानी से चलते देना चाहिए? तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर ट्रेड फेल हुई तो यूएस और टैरिफ बढ़ा सकता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा जैसे आईटी फर्मा। लेकिन अगर डील हो गई तो बेटर मार्केट मिलेगा और डील होने से सबको पता है इंडिया को ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका सब खरीदना जानता है, बनाना नहीं जानता है। तो यहाँ प्रॉफिट जो निकालेगा वो इंडिया ही निकालेगा। जॉब थोड़े से बढ़ेंगे जिसमें इंडियंस को ही जॉब मिलेंगे। इंडिया को डाइवर्सिटी भी करना पड़ सकता है, जैसे अगर अमेरिका से बात नहीं बनी तो अभी जो इंडिया कर रहा है यूरोप, मिडिल ईस्ट, यहाँ से ट्रेड की बात कर सकता है। तो ये दिखाता है ट्रेड वॉर में टैरिफ्स ही असली वेपन है। जैसे यूएस चाइना में हुआ था ना, अगेंस्ट टैरिफ लगाया था, वैसे ही लग रहा है कि हमें अमेरिका के साथ लास्ट में करना पड़ेगा। दोस्तों 6 न्यूज़ की बात करूँ, कल रात नेपाल में बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जेएनजी प्रोटेस्ट ने काठमांडू को हिला दिया, लेकिन क्या ये मूवमेंट किसी ने हाईजैक कर लिया?
30 लोगों की मौत हुई, पार्लियामेंट जला और आर्मी सड़कों पे आ गई। आज के वीडियो में थोड़ा सा इसकी असली वजह बताने वाला हूँ और आगे क्या हुआ प्रोटेस्ट के बाद ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेपाल में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ। जेएनजी ने धूम मचाई, पर ट्यूसडे को बात बिगड़ गई। प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिशियंस के घर भी जला दिए। 30 लोग मारे गए और करीब 1000 से ज्यादा इंजर्ड हो गया। अब जेएनजी बोल रहे हैं कि उनका पीसफुल मूवमेंट्स अपॉर्चुनिस्ट ने हाईजैक कर लिया। आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया और 27 लोगों को अरेस्ट कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं जेएनजी वो पीसफुल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, हो सकता सोशल मीडिया बैन के कारण, लेकिन दूसरी पार्टी आके उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया और इतना बड़ा तहलका मचा दिया। काठमांडू के मेयर बलेन शाह को लोग फ्यूचर लीडर बोल रहे हैं, लेकिन बीएचयू से पढ़ी हुई हमारी सुशीला कर्की नेपाल की इंटरिम पीएम बनेगी। अभी अभी ये लेटेस्ट न्यूज आई है। उनको बलेन शाह का भी सपोर्ट मिल गया है, पर सवाल ये है क्या ये प्रोटेस्ट सच में नेपाल को बदल देगा या ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा कराया गया है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, ये अनरेस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा सकता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी अलर्ट पे तो है और इंडियन टूरिस्ट काठमांडू से वापस भी आ रहे हैं। अगर नेपाल में इनस्टेबिलिटी और बढ़ती है तो इंडिया से ट्रेड और सिक्योरिटी पे भी असर पड़ सकता है। आर्मी ने पीस टॉक्स के लिए बुलाया है, पर प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो। क्या नेपाल में नया लीडरशिप उभरेगी या ये और भी दिक्कत आने वाली है। तो जैसे अभी न्यू पीएम तो बन गई हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ था इंटरिम पीएम बनाया गया था, इसी तरीके से नेपाल में इंटरिम पीएम बनाया गया है, जो कि एक महिला है और हमारे इंडिया के बीएचयू से पढ़ी हुई है। तो ये इंडिया के सपोर्ट में भी हो सकती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।